आपदा में अवसर, ये शब्द आपने सुना ही होगा। कोरोना काल के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर की बात की। लोग मर रहे थे, लेकिन तब भी उसमें अवसर निकाले जा रहे थे। अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, मोदी के सबसे करीबी व्यक्ति। पहले हम लोग जब कोई आपदा आती थी तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता था, उसमें हम लोग अपने सैलरी का एक हिस्सा देते थे। मोदी साहब नाम बदलने में, इनकी सरकार योजनाओं का नाम बदलने में बहुत माहिर। उसी दौरान 2020 में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाया, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर और ट्रस्टी जो उसमें वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सब पावरफुल लेते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का आपने नाम सुना ही होगा, सरकारी ट्रस्ट है, उसमें भी चोरी हो गई, राम के नाम पे भी चोरी हो गई। और ये ट्रस्ट जिसमें पेंशन भोक्ता से लेकर और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने पैसा डाला, आखिर वो पैसा गया था उसमें। शुरुआती 2-3 वर्षों में तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी दिखा कि वेबसाइट पे उसके ब्यौरे आए, ऑडिट रिपोर्ट आया, लेकिन 23 के बाद सारा मामला नदारद है। समझने की बात है कि आरटीआई और सीएजी के दायरे से भी दूर रखा गया है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। तो चंदा चोरी से लेकर क्या इसमें भी जो केयर फंड है, इसमें भी कुछ घपला है? चर्चा इस विषय पर होगी। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं, कानूनविद भी हैं, लगातार आप सुन ही रहे हैं इनको। तो जरा चलते हैं कि क्या अंदर की खबर क्या है और आपदा में अवसर किसने बनाया। आपदा के दरमियान ही 19 में राम जन्मभूमि पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और उसी आपदा के दरमियान पूरा मंदिर बनाने का कार्यक्रम चला, केयर फंड भी बना और हर जगह घपला ही घपला। आज संसद में पप्पू यादव साधु बनकर बैठे थे, चंदा चोर, गद्दी चोर, लोग चंदा उसमें दे रहे थे और पप्पू यादव सिंबॉलिकली पैसा इधर उधर दाएं बाएं रख रहे थे। राहुल गांधी ने भी चंदा दिया है और कई समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी चंदा दिया है। तो जरा अंदर की बात क्या है ये समझते हैं। जेपी सिंह साहब के पास सीधे चलते हैं। स्वागत है सर, नमस्ते। देखिए सर, अब तो लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चारों ओर एक अवैध दुर्ग जो है जो बना रखा था इन्होंने, और लौह पुरुष कहलाना जो है पसंद करते थे शाह, और शाह के प्रधानमंत्री तो लौह पुरुष से भी ऊपर कुछ और पुरुष हो जाते थे। वो लगातार पिछले 6 महीने साल भर से जो है वो कुछ लगता है कि कुछ गर्दिश में चल रहा है, क्योंकि एक बार कुछ मामला होता तब तक दूसरा मामला हो जाता, दूसरा शांत नहीं होता पाता, तीसरा हो जाता है, चौथा मामला तब तक आ जाता है, फिर 5वां आ जाता है। अब जो नीट का पेपर आउट हुआ, पर्चा जो लीक हुआ और उससे जो बवाल शुरू हुआ, तो बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ था। नीट वाला पेपर वाला दोबारा पेपर हुआ और उसके बाद जो है तब तक जो है वो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला आ गया। और चढ़ावा चोरी में भी जो अभी सुपरफिशियल चोरी की सब जांच पड़ताल चल रही है। अभी जो इंजीनियर महिपाल सिंह जिसने जो है ऑन कैमरा कहा है कि 40% कमीशन हमसे लिया जाता था निर्माण कार्यों में, और 20,000 करोड़ से ज्यादा का निर्माण कार्य है, तो आप 40% से जोड़ लीजिए कि कितना कमीशन के रूप में पैसा कटा होगा। और जो सामान खरीदने में एडजस्टमेंट हुआ होगा कि 10 रुपए का सामान आया और 40 रुपए का बिल बना, वो एक अलग बात है। आप समझ लीजिए, आप ये बहुत बड़ा जो है समझ लीजिए घोटाला। उस पर तो अभी किसी की निगाहें नहीं जा रही है, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी निगाह नहीं गई। और जो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया, उन्होंने भी उस 40% कमीशन का मामला नहीं उठाया जी। और मैं तो समझता हूँ कि एसआईटी ने महिपाल सिंह से अभी तक पूछताछ भी नहीं की है। और अगर 40% कमीशन का मामला उठेगा तो इनके जो सीईओ या जो पहले से जो नृपेंद्र मिश्रा जी वहां बैठे हुए हैं, वही निर्माण कार्य कहते हैं कि हम तो निर्माण कार्य से संबंधित है, बाकी नहीं। तो जो 40% कमीशन गया वो कहाँ गया? और महिपाल सिंह ने ऑन कैमरा कहा है कि चंपत राय को उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो चंपत राय किसको बचा रहे थे? क्या यहाँ मामला चल रहा था कि तुम अपना खाओ पियो, हम अपना खाए पिए? तुम भी कहते हैं ना कि ना तुम हो यार आलू, ना हम है यार गोभी,
तुम भी हो यार धोबी और हम भी यार धोबी, ये वाला मामला चल हम्म, रहा। अब जी। ऐसे में ही नीट के में जो है लड़कों ने बवाल कर दिया। राहुल गांधी ने जो है छात्र गूंज के लिए जो है वो पहले कोटा में, फिर जो है आपके देहरादून में ऐसा गुंजायमान मचाया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पे धरने पर बैठ गए, पार्लियामेंट नहीं चल रही है। नीट में भी जो पेपर लीक हुआ, तो केवल पेपर लीक तो है नहीं, पेपर बेचे गए हैं करोड़ों करोड़ों मतलब लाखों जी, करोड़ रुपए। तो और ये पैसा कहाँ गया? ऑर्गेनाइज है, ये ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज है। है। और फिर एक होता है कि पेपर कहीं गया वहां से लीक हुआ, यहाँ तो मॉडरेटर पकड़े गए हैं पेपर बनाने वाले, और सारे मॉडरेटर आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं। तो इनको तो सच पूछे सर, तो मध्य प्रदेश के व्यापम का मुंह जो खून जो है मुंह में लगा हुआ है। हम्म, व्यापम इतने बड़े पैमाने पर वहां धांधली हुई नौकरी वाले मामले में, सब जो है भर्ती में मध्य प्रदेश में, और अभी तक हम्म, कोई कार्रवाई भी कायदे की नहीं हुई। सब लगभग खाओ पकाओ बराबर मामला है। उसमें संघ के लोगों का भी जो है, संघ के तत्कालीन प्रमुख का भी जो है चिट्ठी उठी उसमें है। तो इनका तो लगा हुआ है कि खाए जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी में हिंदू ने भी जले में नमक छिड़क दिया है, कोढ़ में खाज पैदा कर दिया। हम्म, अभी तो एक इस्तीफा हुआ, अमित शाह का इस्तीफा कहीं मांगा जा रहा है कि उसके लिए प्रदर्शन हुआ, कहीं प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कहीं कांग्रेस जनता पार्टी के लड़के फिर से जो है वो धरना देने पर तैयार हैं, कहीं यूथ कांग्रेस जो है जगह जगह धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर निकल जा रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे भय ही खत्म हो गया। फिर प्रधानमंत्री जो है रात में मीटिंग करते हैं कैबिनेट मंत्रियों के साथ, और जो है वहां से खबर छन कर आती है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अमित शाह बने रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो कैसे इस क्राइसिस का निदान होगा, ये समझ से बाहर है। और मामला कोई माने या ना माने, जो सन 74 में जो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था और समग्र क्रांति का सब नारा दिया था, बिना समग्र क्रांति के नारे के, बिना इसके ही आंदोलन उससे भी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। और नड्डा जी ने जो जाने अनजाने कह दिया कि इमरजेंसी में लोग क्लासरूम में से उठाए गए थे, तो क्या मतलब इमरजेंसी लगी हुई है? ये तो कहा जाता है कि यह हम्म, घोषित इमरजेंसी है, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। भाजपा के विचारक, संघ के विचारक कहते हैं कि कोई इमरजेंसी नहीं है, और घोषित रूप से तो वास्तव में कोई इमरजेंसी नहीं है, घोषित इमरजेंसी है। लेकिन घोषित इमरजेंसी है तो उसको जो है नड्डा जी ने राज्यसभा में प्रकारांतर से स्वीकार कर लिया कि अभी हम क्लास में नहीं उठा रहे हैं, अभी तो हम रास्ते में ही जो है तुड़ाई कुटाई कर रहे हैं। परेडगंज गोली में चलवा जो रहे है हैं। प्लास्टिक की गोली की जगह वो तो ये जो पीएम केयर फंड है, तो जो रिलीफ फंड था उससे अलग है सर। और रिलीफ फंड से इस बीच में इनके राज में क्या दिया गया, ये तो आज कभी समझ में ही नहीं आया। इसको इन्होंने जो है आपका क्या कहते हैं ऑडिट से बाहर रखा है, प्राइवेट ट्रस्ट टाइप, माने प्राइवेट भी ट्रस्ट है, सरकारी भी ट्रस्ट है। और ये जो है प्राइवेट जो है सीए इसका जो है क्या कहते हैं ऑडिट करता है। अब पिछले 3 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ, 2023 से, मार्च हम्म, 2023 के बाद कोई हिसाब किताब नहीं। ये हिंदू ने पड़ताल करके आज जो है खोदी रिपोर्ट द हिंदू अखबार जो है उसने छापी है। और बहुत दिन बाद हिंदू जागृत हुआ है। हिंदू ने हम्म, बहुत, आपको याद होगा अगर बोफोर्स के बारे में, तो बोफोर्स के बारे में जितनी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस साहब ने छापी थी, उससे भी ज्यादा द हिंदू ने छापी थी, और सभी ऑथेंटिक रिपोर्ट थी, और आज तक उनका खंडन भी नहीं हुआ। तो हिंदू हम्म, ने ये रिपोर्ट छापी है। तो हिंदू अखबार ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है कि 22-23 के बाद पीएम केयर्स फंड का ऑडिट नहीं हुआ है, सवाल पारदर्शिता का है। सरकार हर नागरिक का वित्तीय रिकॉर्ड मांगती है, तो ऐसे में पीएम केयर्स फंड के हिसाब किताब का ब्यौरा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या सर आप बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सरकारी फंड है, प्रधानमंत्री फंड ले रहे हैं, उसका ब्यौरा नहीं है, सीएजी ऑडिट नहीं है, आईटी सरकारी मशीनरी शामिल है उसमें। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। और वही 40% कमीशन जैसा मामला हो गया। 40% कमीशन किसने खाया? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर दस्तक दे चुकी थी। उसी भयानक अनिश्चितता के बीच देश के समान एक नई उम्मीद रखी गई, पीएम केयर फंड। आपात स्थिति से निपटने और पीड़ितों की मदद के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत हुई। देश के प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने और गृह, रक्षा तथा वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी।
सरकार की एक आवाज पर देश एक साथ खड़ा हो गया। पेंशन का छोटा हिस्सा देने वाले बुजुर्गों से लेकर अपनी जमा पूंजी लगाने वाले बच्चों और करोड़ों का सीएसआर फंड देने वाले कारपोरेट घरानों तक हर किसी ने इसमें योगदान दिया। देखते देखते फंड में हजारों करोड़ रुपए जमा हो गए। शुरुआती 3 सालों 2020 से 2023 तक सब कुछ पारदर्शी दिखता रहा। हर वित्तीय वर्ष के अंत में फंड की वेबसाइट पर ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट अपलोड की जाती थी। लोग देख सकते थे कि कितना पैसा आया, कितने वेंटिलेटर खरीदे गए, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगे और कितने बच्चों की मदद हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 खत्म हुआ। द हिंदू अखबार के मुताबिक 31 मार्च 2023 को अंतिम ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसमें दर्ज था कि फंड के खातों में 6,283.68 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। उस साल अकेले करीब 909 करोड़ का स्वैच्छिक दान और विदेश से 2.57 करोड़ आए थे। लेकिन इसके बाद खामोशी है, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। वित्तीय वर्ष 23-24 बीता, फिर 24-25 भी निकल गया, मगर पीएम केयर्स फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई नया खाता, कोई नया ऑडिटेड ब्यौरा या खर्चों का कोई नई रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई। जो पारदर्शिता शुरुआती सालों में दिखाई गई थी, वह अचानक एक लंबी खामोशी में बदल गई। सीएजी ऑडिट के बाहर है ये फंड। इस फंड का हिसाब किताब देश की शीर्ष आर्थिक संस्था सीएजी नहीं करती, बल्कि इसके लिए एक निजी सीए फर्म मेसर्स SARC सार्क एंड एसोसिएट को नियुक्त किया गया था। आरटीआई का दरवाजा भी बंद है। जब आम लोगों को सूचना और कार्यकर्ताओं ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी चाहिए, तो जवाब मिला कि पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और सरकारी संस्था नहीं, इसलिए यह सूचना के दायरे में नहीं आता। दरअसल ये पूरी सरकार ही जवाबदेही से भागने वाली सरकार। ये सरकार केवल श्रेय लेने की सरकार है। ये विपरीत परिस्थितियों का भी श्रेय लेती है। जहां हाथ से मामला निकल जाता है, वहां पल्ला झाड़ लेती है, और बाकी ये कहीं जवाबदेही पर इसका कहीं कोई भी फोकस नहीं है। वो चाहे नीट का इम्तहान हो, चाहे चढ़ावा चोरी हो, चाहे वहां जो है आपका ट्रस्ट के गठन में सीधे सीधे विश्व हिंदू परिषद के ट्रस्ट को सौंप दिया जाना हो, मतलब हर चीज में जो है, और छ्योके के रूप में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और उनको जो है मेंबर रखना हो, जिनका कोई अधिकार नहीं है, कोई से नहीं है, कोई वोट नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि जवाबदेही से ये बचने वाली या भागने वाली सरकार है। इसको जवाबदेही इसकी जो है कोई नहीं, बस श्रेय लेना इसका जो है काम है। यहाँ तक कि विपरीत परिस्थिति में भी जो है ये श्रेय ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के गलियारों तक याचिकाएं गई। सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने मांग की कि देश के आम नागरिकों की मेहनत की कमाई से फंड बना है, तो इसका एक एक रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, इसका हिसाब जनता के सामने होना चाहिए। लेकिन गई तो गई, कोर्ट में भी तो सब रंगे सियार लोग बैठे हुए हैं। जब उनकी चड्डी रंगी हुई है, विचारधारा विशेष से जुड़े हुए हैं, और जो मास्टर ऑफ रोस्टर उन्हीं के यहाँ ये सब मुकदमे पोस्ट करता है, तो वहां से क्या रिलीफ मिल सकता है, ये आप सहज समझ सकते हैं। आज भी पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर वही 22-23 की पुरानी रिपोर्ट चमक रही है, और देश ये जानने का इंतजार कर रहा है कि वही खाते में क्या हुआ, के पन्नों पर क्या लिखा है। इस फंड का दोहरा चरित्र है। एक तरफ जहां सरकार इसे गैर सरकारी ट्रस्ट बताकर आरटीआई और सीएजी जांच से दूर रख रही है, वहीं दूसरी तरफ इसमें देश के शीर्ष सरकारी पदों पर बैठे लोग शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तथा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी हैं। इसके प्रचार प्रसार में सरकारी मशीनरी, आधिकारिक वेबसाइट और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन से काटे गए पैसे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक सेक्टर यूनिट के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का एक बड़ा हिस्सा इसमें जमा कराया गया। विपक्ष और जन संगठनों का कहना है कि जब इसमें सरकारी पद और संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसे निजी ट्रस्ट का दर्जा देना विरोधाभासी है। 1948 में देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF और 2005 के कानून के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि NDRF पहले से मौजूद थे, जिनके पास ऐसे आपदाकालीन संकटों में निपटने का तंत्र था। विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब पहले से वैधानिक फंड उपलब्ध थे, तो एक नए ट्रस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अलावा हाल के वर्षों में, विशेषकर वित्तीय वर्ष 22-23 के बाद से इस फंड की आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने से संदेह और बढ़ गया।
अब दरअसल इस फंड से मान लीजिए कुछ चीज खरीदी जाती, तो ऑडिट होता तो पता चलता ना कि ये चीज इतने में खरीदी गई, ये तो बाजार में इतने में उपलब्ध है, ये सरकारी कंपनी से इतने में मिल रही। अब 5 रुपए की चीज अगर 5,000 की खरीदी जाती है तो कोई जवाबदेही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि कहाँ से खरीदी गई। और प्राइवेट ऑडिटर तो इस तरह ऑडिट करते हैं सर, ये एनजीओ चलाने वाला हर व्यक्ति जानता है कि किस तरह पैसा दे करके जो है प्राइवेट ऑडिटरों से एनजीओ के फंड ऑडिट कराए जाते हैं, और जो है बाकायदा बैलेंस शीट प्रस्तुत की जाती है ऑडिटेड। ये हर आदमी जानता है और वो ऑडिटर भी खूब अच्छी तरह जानता है। और आए दिन इस सब तरह के मामलों में ऑडिटर फर्जी जो है बैलेंस शीट बनाने और इस तरह के मामले में सीए जो है फंसते भी हैं, उनके ऊपर मुकदमा भी कायम होता है। अब जनता का मानना है कि चूंकि यह पैसा संकट के समय नागरिकों और संस्थानों के योगदान से एकत्र किया गया था, इसलिए पाई पाई का हिसाब का पारदर्शी खुलासा आवश्यक है, लेकिन हम नहीं करेंगे, आप क्या करोगे। अब सवाल इस बात का है कि अभी आप देख लें कि पार्लियामेंट में गतिरोध बना है, राहुल गांधी ने दो सवाल उठाए हैं, विपक्ष दोनों सवाल उठा रहा है कि भाई अगर गोली चली, पैलेट गन चला तो किसने आदेश दिया। और फिर आ गया साहब एक जो है डीसीपी के कहने से चली, तो डीसीपी के कहने चली तो डीसीपी ने अपने मन से आदेश दिया या डीसीपी ने ऊपर के किसी से आदेश दिया, तो डीसीपी की जवाबदेही अब तक क्यों नहीं तय की गई, डीसीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, डीवीसी का नाम घोषित नहीं किया गया, क्यों नहीं पूछा गया कि आपने किसके आदेश से चलाया, डीसीपी का बयान कहाँ है कि हाँ किसके आदेश से गोली चली और उन्होंने किस वजह से ये आदेश दिया। तो सवाल इस बात का जवाबदेही नहीं है, और इस समय विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है। आपके जो है दीपिके ने ग्रुप ने सीजेपी ने तो बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि यहाँ हम कानून को कठोर करने की बात नहीं कह रहे हैं, जो कानून कठोर हुआ है, हम ये बात कर रहे हैं कि इसका जो है रोड मैप क्या है कि कैसे आप लीक को रोकेंगे। और इसके आगे मेरा सवाल है कि लीक आप रास्ते में संचालन में रोकेंगे, आज सेना के आप लोगों से वायुसेना के विमान से पर्चा भिजवाएंगे, लेकिन जो मॉडरेटर पर्चा लीक करता है और वो मॉडरेटर जो आपके संघ के वैचारिक संगठन से सब जुड़े हुए लोग हैं, उनको जब आप मॉडरेटर बनाते हैं और वो पर्चा लीक करता है तो उसको कैसे आप रोकेंगे। और मॉडरेटर बनाने में आप कौन सा नाम इस्तेमाल आगे करेंगे नहीं करेंगे जिससे पर्चा लीक ना हो। मुझे तो मालूम है कि यहाँ के पहले कोचिंग संस्थानों में मैक्सिमम विचारधारा विशेष के साइंस टीचर पढ़ाने जाते थे, और वो अपनी जो है वो कोचिंग में जो आपके बीएससी वाली कोचिंग होती थी, उस बीएससी वाली कोचिंग में वो जो है क्या कहते हैं अपने सब्जेक्ट के मॉडरेटर वाला जो है वो क्या कहते हैं 5 में से 3 प्रतिशत 3.5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है वो लीक करते थे। उन जगहों पर पढ़ने वाले बच्चे जो है बाकी बच्चों से बताते थे कि यार ये वाला पढ़ लेना दिखवाएगा, और पेपर में वही आता था। अब ये सब इशू नहीं बनता था, बात आई गई हो जाती थी, लेकिन ये सब तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉडरेटर से बड़ा पेपर लीक करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या तो मॉडरेटर से ही लीक होती है। दूसरी समस्या वहां से लीक होती है जहां पेपर जो है कंपोज किया जाता है और जो है आपका क्या कहते हैं प्रिंट आउट निकलता है। तीसरी वहां से होती है जहां जो है वो कंप्यूटर में फीड करके जो है वहां से भेजा जाता है। चौथी सारा रिजल्ट तैयार होने के बाद जब कंप्यूटर में नंबर फीड किया जाता है तो नंबर में भी ओएमआर सीट में गड़बड़ी करके नंबर में भी हेरा फेरी की जाती है। एक लड़की ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा किया तो है कि ओएमआर सीट में उसकी 3 बार नंबर बदले गए, 380 से 200 से भी कम कर दिया गया तीसरी बार। तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा कायम किया एनटीए के खिलाफ। तो सवाल है कि ये जवाबदेही इनको नहीं चाहिए, पीएम केयर्स फंड में भी जवाबदेही नहीं, फिर इसमें फंड होने के बावजूद सिर्फ इसीलिए तो आपने उसमें जवाबदेही रखी ताकि आप जो भी उससे खरीदेंगे, जो भी काला से आ करेंगे, उसकी कोई सार्वजनिक जवाबदेही नहीं है। और 4 मंत्री आपने रखे हैं आपके अंडर में। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से कौन सा मंत्री बाहर है? गृह मंत्री बाहर है, वित्त मंत्री बाहर है, रक्षा मंत्री बाहर है, या एक और मंत्री है ना, तो 4 मंत्री में से कौन मंत्री बाहर है प्रधानमंत्री से? तो प्रधानमंत्री से कोई मंत्री बाहर भी नहीं है। तो सब प्रधानमंत्री के अंदर में तो मामला जैसे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछा कल कि आखिर जो है जो आपका क्या कहते हैं
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनी, जो कानून आपने बताया, उसमें जो है वो क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस को बाहर क्यों कर दिया? और आपने ऐसा क्यों बना दिया संरचना की जिसमें आपका वजन भारी हो जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम नहीं लिया इनकी, मतलब जिसमें जो आप दो लोग मिलकर चाहे तीसरे को जो है माने या ना माने, वो तो लागू हो जाएगा 2-1 के बहुमत से। तो हालांकि इन्होंने दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बड़ी पारदर्शिता है, बड़ा ये है, लेकिन अब वो मामला संविधान पीठ को भेजा न जाए, इसमें फैसला रिजर्व हुआ। लेकिन उन्होंने साफ साफ पूछा कि चीफ जस्टिस को इन्होंने क्यों बाहर आपने किया, इसका जवाब दीजिए। अब देखिए अगली तारीख को क्या जवाब देते हैं। तो जी ये जवाबदेही सर नहीं चाहते, ये बिना जवाबदेही के सरकार चलाना चाहते हैं, ये बिना जवाबदेही के पीएमओ चलाना चाहते हैं, ये बिना जवाबदेही के चढ़ावा चोरी में जो है संलिप्त लोगों को जो है मतलब क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचाना चाहते हैं। चढ़ावा चोरी पर ही प्रधानमंत्री ने आज तक क्या कहा, कुछ सुना हो आपने तो बताइए, हमारे संज्ञान में कुछ कुछ नहीं। भी नहीं है। अब ये चलिए हिंदू सर, ने ये खबर ब्रेक कर दी है, अब देखिए इसके ऊपर सरकार की क्या सफाई आती है। जी चलिए सर, वैसे आरएसएस व्यक्तियों का समूह कहता है, लेकिन कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने मोर्चा खोल दिया है। कागज दिखाओ, खाता बही दिखाओ। इवन जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं उनको भी अकाउंटेबिलिटी दिखाना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। ये नरेंद्र मोदी का ट्रस्ट नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का ट्रस्ट है, जिसमें 3 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर इसमें हैं। ये निजी ट्रस्ट कैसे है जी? सर, कुछ आप कह रहे हैं सर? वीर सावरकर के, विनायक दामोदर सावरकर के जो है वो मोडस ऑपरेंडाई पर ध्यान दीजिए। हम माफी मांगेंगे, हम वजीफा लेंगे, से उनसे पेंशन लेंगे, हम बार बार माफी मांग के छूटेंगे, लेकिन हम स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। हम बार बार झूठ बोलेंगे। अब आरएसएस का क्या मामला है? आरएसएस ने अगर सदस्यता सूची रखी होती तो आरएसएस पर जब सरदार पटेल ने रोक लगाया था, और आरएसएस ये कह के निकले सांस्कृतिक संगठन है और गोडसे से उसका कोई संबंध नहीं, जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगर इन्होंने जो है सूची रखी होती तो उसमें पता चलता था कि सावरकर इसलिए इनके मेंबर हैं कि नहीं है, उसमें पता चलता था कि गोडसे मेंबर है कि नहीं है, तो सूची नहीं रखी। तो जब अब चूंकि अगर ये जो है आपका क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इनको सदस्यता सूची भी रखनी पड़ेगी। तो सारा काम जवाबदेही और अपने लोगों को बचाने से और चोरकटाई से जुड़ा हुआ है मामला, हो चाहे पीएम खिवर फंड हो, चाहे वो चढ़ावा फंड हो, चाहे वो जो भी फंड। आप शुरू से अंत तक इनके सारे मामलों में इनका मामला देख लीजिए। जवाबदेही नहीं चाहिए इनको, कोई सवाल पूछने वाला इनसे नहीं। जी चलिए सर, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इनका पूरा संस्कार ही चोर टाइप लोगों का है। और इस पे पीएम केयर फंड में पैसा जाता है सरकारी लोगों का, सीएसआर भी जाता है। नहीं लेकिन सर, कह ये रहे हैं कि ईमानदार है, चोर हम लोग हैं सर, चोर हम लोग हैं जो मतलब चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि तो कह देंगे कि आप एक दाई आंख बाई आंख से छोटी है, हम कहेंगे नहीं, हमको दिखाई पड़ रहा है आपकी छोटी है, आप शीशे में देखते हैं आपको नहीं समझ में आता है। तो भाई चोर तो हम लोग हैं भाई साहब, ये लोग ईमानदार साह लोग हैं, ये लोग चोर नहीं है भाई, ये लोग ईमानदार चोरी हैं। में बहुत ये ईमानदार लोग जो है है, वो क्या चोर कहते टाइप हैं, लोग मैं कहता हूँ। अंधभक्तों का इनको समर्थन है। हमारे आपके तो आलोचक बहुत मिल जाएंगे, इनको तो कोई आलोचक भी नहीं है सर। इनके तो तुम ही हो माता, तुम ही पिता होकर के आरती करने वाले 24 घंटे हाजिर है। जी तुम ही जी हो जी। बंधु सखा, तुम ही हो। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये पीएम केयर फंड जरा सवाल आप भी पूछिए, सोशल मीडिया पर लिखिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि किसी निजी व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री, चेयरमैन, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, उसके ट्रस्टी हैं। सरकारी पैसा जाता है, सरकारी संसाधन का इस्तेमाल होता है, लेकिन सीएजी रिपोर्ट से बाहर है, कोई आरटीआई नहीं है। ये देश को लूटने वाले चोर टाइप लोग हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर।